दोस्तों वेलकम है आपका आज के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का फुल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आज के इस एपिसोड में यहाँ पे हमने लास्ट अभी रिसेंटली एक एपिसोड करा था। हमने उस एपिसोड में हमने एक फुल ऑन एनालिसिस करा। एनालिसिस में लेट मी टेल यू, एनालिसिस में मैंने पूरा आपको पेपर के बारे में बताया कि किस तरह का क्या था। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम एनी मोर, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द पेपर, क्वेश्चन पेपर। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरह का किस लेवल का और किस तरह का पेपर आपका आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 is of mathematics. I think probably it's series A. I'm not sure, but I think it is series A. So the question number 1 is of mathematics and it is from the average chapter. The question is, a student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers. तो यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे 12 नंबर्स की बात की जा रही है। एक स्टूडेंट को कहा गया था कि भाई अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करिए 12 नंबर्स का। और वो 12 नंबर्स क्या है? 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एंड x। ओके, अब यहां पे बताया जा रहा है कि भाई ही फाउंड द मीन टू बी 12। तो भाई वो जो मीन है, अरिथमेटिक मीन है, उसको वो अरिथमेटिक मीन 12 मिला। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब वैल्यू ऑफ x क्या होगी? सो लेट्स फोकस ऑन द नंबर्स। नंबर्स को एक बार थोड़ा काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बता रहा है कि भाई 12 नंबर्स हैं, तो 12 नंबर्स तो एंड x, तो यहाँ पे ये 11 नंबर्स हैं, 11 नंबर्स प्लस x है, तो दैट इज इक्वल टू 12 नंबर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको सबको ऐड करता हूँ। ये हो जाता है मेरा 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x अपान, क्योंकि ये 12 नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली एवरेज। एवरेज का क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला मैं एक बार आपको सबसे पहले बताता हूं। एवरेज इज इक्वल टू सम अपान टोटल नंबर्स। ओके, एवरेज इज इक्वल टू सम अपान टोटल नंबर्स। तो सम निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमें पहले पूरा सम लेना है और सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने सम ले लिया है। अब सम करने के बाद यहाँ पे ये मेरा सम आ रहा है 137 के बराबर। ओके, 137 के बराबर आ रहा है 137 प्लस एक्स। ओके, 137 प्लस एक्स, तो ये हो जाता है मेरा 137 प्लस एक्स अपान 12। 12 इज इक्वल टू कितना है मेरा, कितना है मेरी एवरेज? 12। ठीक है, 12 मुझे यहाँ पे एवरेज टोटल है मेरी, यहाँ पे बताया गया है। सो 137 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 12, बारियो बारियो 12 12 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। तो 144 माइनस 137 किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू एक्स, विच इज इक्वल टू आपका, ये आपका 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड एज 35। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 100 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कैलकुलेट किया गया था 35। इट वाज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड। ठीक है, अब यहाँ पे पाया गया था कि भाई एक उनमें से एक ऑब्जर्वेशन को मिसरीड किया गया था 83 इंस्टेड ऑफ 53। अब करेक्ट एवरेज क्या होगी इसकी? भाई देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू किसकी बात की जा रही है? 100 ऑब्जर्वेशंस की 35 थी, दैट मींस 100 इंटू 35 माइनस, और क्या है बस, अब ये ऑब्जर्वेशन मतलब 83 की जगह 53 की जगह 83 रीड की गई थी। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि गलत थी, मतलब मिसरीड की गई थी। तो 83 प्लस 53 डिवाइडेड बाय अपान, तो किसके है? 100।
ठीक है, अपॉन 100, 100 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 थी, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया 100 से। तो 100 इंटू 35 ये होता है 35 100 के बराबर, माइनस 83 प्लस 53 किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है आपका 30 के बराबर अपॉन 100, विच इज इक्विवेलेंट टू 3470 अपॉन 100, तो इज इक्वल टू 34.7 हो जाता है आपका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50, 2 स्टूडेंट इज 51 एंड अदर स्टूडेंट 2 स्टूडेंट इज 55, देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द 10 स्टूडेंट्स ऑफ कंबाइंड इज। देखो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि भाई एवरेज दी गई है 6 स्टूडेंट्स की 50, 2 स्टूडेंट्स की 51 और 2 स्टूडेंट्स की 55, अदर 2 स्टूडेंट्स की। अब सबसे पहले हम इनकी इंडिविजुअल एवरेज निकालेंगे। अब S1 मेरी किसके बराबर है, S1 मेरी है 6 स्टूडेंट की 50, तो 6 इंटू 50 ये किसके बराबर हो जाएगी 330 के बराबर, 6 5 जार ये जाएगी मेरी 300 के बराबर, 650 जार 300, ठीक है। उसके बाद S2 मेरी हो जाती है किसके बराबर, 2 इंटू 51, 2 इंटू 51 किसके बराबर हो जाएगी मेरी 1 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये होती है मेरी 102 के बराबर, ओके, इट इज इक्वल टू 2। और उसके बाद S3 किसके बराबर हो जाएगी मेरी 2 इंटू 55, ठीक है, तो 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, तो एक 11, ये हो गया 110 के बराबर। अब ये आ गई मेरी तीन एवरेज इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल एवरेज तीनों की आ गई ये मेरे पास। अब मैं क्या काम करूंगा, एवरेज ऑफ सभी की, एवरेज ऑफ कंबाइंड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट, एवरेज ऑफ ऑल इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, टोटल अपॉन टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 300 प्लस 102 प्लस 110 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कितने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 6 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पे ये हमारी कैलकुलेशन निकल जाती है 300 प्लस 1 हो जाता है 410, तो 510 512 हो जाता है मेरा, 512 अपॉन 10। तो यहाँ पे इसके बाद क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 51.2, तो 51.2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब है ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आप रेडियो इज 600, द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर एडिंग इट द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%, देन द प्राइस रेशियो मस्ट बी मेड कितना। देखो यार किसी रेडियो की प्राइस बता रहा है कि 600 है, 5% बोलता है कॉस्ट प्राइस इसकी चार्ज की गई है ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब एक तो इसकी प्राइस इतनी है, प्लस बोलता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी 5% और ले ली गई, इसको ऐड करने के बाद बोलता है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो बन जाता है 15%, देन द प्राइस ऑफ रेडियो मस्ट बी मेड। देखो यार यहाँ पे हम इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यार कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो कितनी है हमारे पास 600 है, याद रखिएगा रुपीज 600, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5% कॉस्ट जो है वो लगती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लग जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा किसके बाद किसके बराबर 5 अपॉन 100 इंटू 600 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैंसल और ये हो जाएगा 30 के बराबर, ठीक है। उसके बाद बोलता है टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका 600 प्लस 30, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600 प्लस 30, तो 600 प्लस 30 ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर 630, ठीक है, ये हो गया मेरा 630। अब बोल रहा है कि टोटल गेन कितना है इसका, टोटल गेन है 15%, टोटल गेन कितना है 15%, तो 15% ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 630 प्लस अब 15 अपॉन 100 क्योंकि ये 15% है इनटू 630, तो ये हो जाएगा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 5 2 5 10, तो 3 5 15, ठीक है, ये आएगा 2 1 2
2 3 जार 6, 5 2 जार 15, 2 जार 30। तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर दोस्तों, यहाँ पे फाइनली ये मेरा 724 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 900 रुपीज 900 a man incurs a cost of रुपीज 4%। बोलता है कि एक आदमी एक आदमी 960 की एक आर्टिकल को बेचता है और उसको लॉस कितना होता है, 4% उसमें होता है, 4% लॉस हो जाता है। बोलता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, लेकिन बोल रहा है कि आदमी इसको सेल करके 4% लॉस में जाता है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, देखो सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन नंबर 5 की सेलिंग प्राइस हम लिखते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी रुपीज कितनी है, 960 है। 960 बोलता है और उसके बाद लॉस कितना है, इसको 4% का लॉस है। ठीक है, 4% का लॉस है, इसको 4% का लॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी आएगी, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज विच इज लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, 100 अपॉन 96 इंटू 960। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसल, तो सॉरी 96, ये 96 है, 96 और 96 कैंसल, तो यहाँ पे ये जाएगा 10 और 10 यस विच इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो ये 1000 जो है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय सेलिंग ए कार ऑफ रुपीज 64,000 मिस्टर राव लॉस्ट 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज। बोलता है कि कार को बेचने के लिए मिस्टर राव 64,000 की कार राव ने सेल करी और राव ने उस चक्कर में कितना लॉस किया, 20% लॉस किया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज, कॉस्ट प्राइस कार की क्या है दोस्तों। तो देखो यार, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लॉस परसेंटेज कितनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखिए, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, 64,000 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए, सीपी को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ कार, सेलिंग प्राइस ऑफ कार इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 64,000 माइनस 64,000 इंटू 100 अपॉन 80। ठीक है, तो ये कैंसिल करके हमारा, ये कैंसिल आउट करके हमारे 8 8 जार 64, तो ये बन जाता है हमारा 80 लाख, 80,000 सॉरी 80,000। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए 6 क्वेश्चन मैथ्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, एक आदमी जो है वो ईस्ट की तरफ कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले तो भाई आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि भाई ईस्ट वेस्ट कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट आ गया यहाँ पे, वेस्ट आ गया ये, नॉर्थ आ गया ये, और साउथ आ गया ये। अब देखो इसी को डायरेक्शन रखते हुए, एक आदमी ईस्ट की तरफ कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। देन ही टर्न्स राइट। अब यहाँ पे देखो, आपने क्या काम करना है कि फेस कर रहा है ये ईस्ट की तरफ, तो इसका मतलब ये राइट जो है वो इसका इधर नीचे की तरफ होगा, राइट की तरफ। और यहाँ पे कितना बोलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद बोलता है कि यहाँ से वो लेफ्ट टेक्स लेफ्ट टर्न, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न निकलता है लेफ्ट की तरफ से और जाता है वो 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया इसकी फाइनल डायरेक्शन। बोलता है किस डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ईस्ट की डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हल्का सा कंफ्यूजिंग है। सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई डी का सीधा इमेज बनाने लग जाते हैं, बट इसके लिए तरीका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो पकड़ना होता है ऐसे क्वेश्चन में।
ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ सिटी के इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, देखो के है आर के ईस्ट में, ठीक है, आर के ईस्ट में सिटी के है, और बोल रहा है कि सिटी आर इज टू द साउथ ऑफ डी, तो डी के साउथ में, क्योंकि साउथ आपको पता है नीचे है, तो डी के साउथ में क्या है, आर है, ठीक है, और सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम, तो सिटी जो है वो वेस्ट ऑफ सिटी एम के है, ठीक है, एम आ गया तो इसका वेस्ट इधर आ गया, ईस्ट ईस्ट इधर आ गया, इसका वेस्ट इधर आ गया, ठीक है, ये आ गया नॉर्थ और ये आ गया नीचे साउथ, ये आ गया यहाँ पे हमारा डी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बोलता है कि इन विच सिटी के इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू डी, डी को मद्देनजर रखते हुए के की डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, डी की डायरेक्शन ये है, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए जो डी है हमारा वो यहाँ पे सेंटर में आ गया, अब डी एम इधर है हमारा, और आर इधर है हमारा, एस इधर है हमारा, और के इधर है, तो डी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। अब ये डायरेक्शन जो बीच में होती है, ये होती है दोस्तों, ईस्ट आ गया इधर, ये आ गया, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, और ये गया साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ, ये साउथ है, नॉर्थ ऊपर है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऊपर और नीचे साउथ, तो साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय फर्स्ट गोज टू द साउथ डायरेक्शन देन ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट एंड देन ट्रेवल्स। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला हमने किया, देखो एक बॉय क्या करता है, ये आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अब देखो क्या करता है, ए बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, सबसे पहले एक लड़का जो है वो साउथ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, देन ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है, देन ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाता है, एंड ट्रेवल सम ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, अब यहां से जो है वो राइट निकलता है, ठीक है, राइट की तरफ, एंड देन मूव्स टू ए सर्टेन डिस्टेंस, फिर वो जो है वो किस डिस्टेंस जो है वो नीचे चलता है। अब होता है कि एट लास्ट ही टर्न्स टू द लेफ्ट, उसके बाद लास्ट पे ये लेफ्ट की तरफ, अपने लेफ्ट की तरफ निकलता है इस तरह से, एंड देन ट्रेवल्स फॉर सम डिस्टेंस, कौन सी डायरेक्शन में जो है वो अभी भी है, वो है ईस्ट डायरेक्शन में, याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद ये है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है कि एक कोडेड लैंग्वेज में क्लॉक को XOLXP कोड किया गया है, लोटस का क्या कोड होगा। देखो यार, असल में इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने सबसे पहले जब भी आपका पेपर शुरू होता है, तो पेपर शुरू होने से पहले आपको ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब इस तरह से 26 तक, और उसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखने हैं, ABCDEFGHIJKLM, फिर Z से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से लिख के रखना होता है आपको, ठीक है। अब उसी का रिलेशन यहाँ पे यूज करके यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ये करेंगे। देखो यार, सबसे पहले क्लॉक है, मैं एक बार यहाँ पे लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन अगेन, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। अब क्लॉक का आपको पता है कि भाई क्लॉक का तीसरा नंबर होता है, ये यहाँ पे देखिए क्लॉक का तीसरा नंबर होता है, ये आ गया 3। एल का जो होता है दोस्तों वो 12 होता है, ओ का क्या होता है दोस्तों 15 होता है, सी का होता है 3, और के का होता है 11। अब XOLXP, तो देखो 24 24 15 12 24, और ये आ गया आपका 12, एंड देन आ गया आपका 16, ठीक है। अब ट्रिक क्या यहाँ पे इन्होंने यूज की है, 24 प्लस 3 कितना होता है, यहाँ पे देखिए 24 प्लस 3 होता है किसके बराबर, 27 के बराबर, ठीक है, ये होता है 27 के बराबर। 15 प्लस 12 कितना है, 27 होता है। 12 प्लस 3 कितना होता है, यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा
सॉरी माफ कीजिएगा, 24 प्लस 3 कितना होता है, 24 प्लस 3 कितना होता है, 27 होता है। जो ओ है हमारा 12, 12 प्लस ओ के ऊपर 15 है, ओ के ऊपर 15 है यहाँ पे, तो 12 प्लस 15 कितना हो गया हमारा 27। तो ये 27 27 सारा ऐड करके बन रहा है। अब हम लोटस को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, लोटस, लोटस को लाइकवाइज लिखेंगे। अब देखो ओ एल एफ, यहाँ पे देखो ओ एल, यहाँ पे ओ एल देखो। अब हम क्या काम करेंगे, लोटस का इधर पे एल का ओ था, तो यहाँ पे हमें ये पता है ये चीज पहले, ठीक है, ओ की जगह क्या था, एल था, ये भी हमें पहले ही से इससे ये चीज पता चल रही है। उसके बाद आता है हमारा, अब देखो टी की जगह क्या होता है दोस्तों, टी की जगह हमारा पी क्यू आर एस टी, तो टी यहाँ पे टी के साथ हमारा किसके साथ रिलेशन बन जाता है, ओ एल जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है आपका सर्टन कोडेड लैंग्वेज, नीता को कोड किया जाता है MVVGZ, और बोलता है कौन सा वर्ड होगा IZSSNR। देखो नीता का कोड क्या है दोस्तों, NEETA, नीता का कोड क्या है, MVVGZ, ठीक है। अब नीता का मुझे पता है कि भाई 14 होता है, 5 होता है, ये 5 होता है, ये टी कितना होता है, टी होता है 20, ठीक है, ए कितना होता है 1, ओके, एम कितना होता है हमारा 15, ठीक है, वी कितना होता है हमारा 22 होता है, ये होता है 22, जी कितना होता है हमारा ABCDEFG, ये होता है हमारा 7, जेड होता है 26, ठीक है, ये आ गया हमारा इस तरह से। तो असल में जो उल्टा हमारा अल्फाबेट चलते हैं 26 के ऑनवर्ड, 26 25 24, तो यहाँ पे ABC उस तरह से उन्होंने यहाँ पे यूज किया है। तो IZHSNR का जो है वो किस तरह से बन रहा है, रश्मि के साथ, RASHMI, ठीक है, ये उस तरह से हम जो है वो उसका यूज करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू ए वुमन इन फोटोग्राफ राजेश सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माय वाइफ। अब देखो राजेश ने क्या कहा, माई, अपने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, माई देखना होता है, माई फाइंड करना होता है। देखो माई कहाँ पे है आपका, माई यहाँ पे देखो, माई माई वाइफ मतलब राजेश है, राजेश की कोई वाइफ है, ठीक है, माई वाइफ, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ, ठीक है। अब ये किसी बच्ची का नाम ले रहा है और उसका कोई ग्रैंडफादर है, और उस ग्रैंडफादर की कोई ओनली डॉटर है, मतलब अकेली डॉटर है, उसकी माँ जो है वो मेरी बेटी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इस तरह से, गर्ल, ये आ गई गर्ल, उस बेटी के दादे की वो इकलौती जो है वो बेटी जो है वो मेरी वाइफ है, वो मेरी बीबी है, तो ये हो जाएगा। अब बोल रहे इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, गर्ल के साथ इसका क्या रिलेशन है, विमेन के साथ क्या रिलेशन है, तो ये जो है वो इसका फादर होता है, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीता, निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल। अब किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, सीता के बारे में, सीता के बारे में बात की जा रही है। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, इसका मतलब ये हुआ कि सीता की कोई मदर है। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, ठीक है, उसकी माँ के बेटे का बेटा, मदर सन, ठीक है, उसका बेटा, ये रहा इसका रिलेशन। सीता का निखिल के साथ क्या रिलेशन है, मतलब निखिल का जो बाप है, निखिल के बाप की बहन है ये बेसिकली सीता, तो ये जो है वो इसकी आंट कहलाएगी, इसकी फूफी बुआ जी कहलाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन वुमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर। अब देखो
वो विमेन है, वो माई, वो मी है, मतलब वुमेन है, उसकी मदर है और इसकी मदर है। ही इज द ओनली सन ऑफ ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो मेरी माँ की माँ का वो इकलौता बेटा है, ठीक है। इसकी माँ की माँ का वो इकलौता बेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका मामू जी है, ठीक है। मामू जी है उसका, किसका? उस वेमेन का। बोलता है हाउ इज वेमेन रिलेटेड टू दैट मैन, उस आदमी के साथ उसका क्या रिश्ता है? तो वो वेमेन जो है वो उसकी, अब वो उसका मामू लगता है, तो ऑब्वियसली नीस जो है वो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। बोलता है कि आईसी चिप्स जो कंप्यूटर्स की यूजुअली मेड होती है, किसकी बनी होती है? बोलते हैं वो सिलिकॉन की जो है वो बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। निकल निकल की जो है वो ज्यादातर आजकल बैटरीज जो है वो निकल कैडमियम की बैटरीज यूज की जाती है मोबाइल फोन्स में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डाइजेस्ट फोल्डर रिमेन्स द कॉपीज ऑफ एसेंशियल मैसेजेस हैव स्टार्टेड येट बट येट टू रेडी टू बी टू सेंड। बोलता है कि एक ऐसा फोल्डर होता है जो कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस की वो रहता है, बट हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू बी सेंड। मतलब वो तो ऐसे तैयार तो होते हैं, एक तरह के, मतलब कॉपी ऑफ ईमेल मैसेजेस होते हैं, लेकिन वो भेजने के लिए रेडी अभी रेडी नहीं होते हैं। तो मतलब जब भी आप किसी ईमेल को लिखते हो दोस्तों, आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ और चीजें लिखनी थी, मुझे भूल गया मुझे क्या लिखना था, आपने उसको सेव रखा, क्या रखा? आपने सेव रखा उसको। तो फिर उससे क्या होगा कि आपने जब उसको सेव रखा दोस्तों, और उस सेव रखने से क्या होगा कि वो आपका ईमेल जो है वो आपका ड्राफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट में चला जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ड्राफ्ट इज द राइट आंसर। डैश क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 17 है आपका। डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट मैक्रोज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो यार, जावा का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ दूर दूर तक कोई ये रिश्ता नहीं है, जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो इनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई ये इस तरह का कोई काम कर सकती है मैक्रोज में, एमएस एक्सेल में। तो वर्चुअल बेसिक्स जो है वो आपका वीबी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वीबी वर्चुअल बेसिक्स की जो स्क्रिप्ट है उसका यूज किया जा सकता है जो है वो एक्सेल में। फंक्शन ऑफ क्वांटिफ जो होता है उसका एक्सेल में क्या जो है वो फंक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 18। देखो इन्होंने यहाँ पे गलत लिखी है, इसका आंसर होता है दोस्तों क्वांट सेल्स एज स्पेसिफाइड, इसका आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए कंप्यूटर फायरवॉल? देखो यार, जो कंप्यूटर फायरवॉल होती है ना, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर फायरवॉल होता है ना, इसका आंसर हो जाता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड टू एनहांस, ये स्पीड का काम, देखो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ही होता है, लेकिन स्पीड का काम ये नहीं करता है। ये थ्रेड्स को, आने वाले थ्रेड्स को, वायरसेस वगैरह को जो है वो इंटरनेट को सिक्योर बनाने के लिए जो है वो इसका काम रहता है। आपको याद होगा मैंने जो प्रीवियस पीवाईक्यूज कराए कंप्यूटर के, उसमें ये चीज मैंने बहुत अच्छे से कवर कराई है। ए डैश डैश इज ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट हैज ऑलरेडी हैड कोऑर्डिनेटिंग fonts, a layout and background। देखो, ए डैश डैश इज प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट। देखो मॉडल का तो कोई दूर दूर तक डॉक्यूमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वो कोई इस तरह का नहीं होता है, प्रोटोटाइप भी नहीं होता, फॉर्मेट भी नहीं होता है। तो टेम्पलेट में हमें पता होता है कि भाई एक इस तरह का, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या कुछ और हो, तो टेम्पलेट में हमें क्या काम करना होता है, हमें उसको मॉडिफाई करना होता है, हमें चेंजेस करनी होती है, एडिट करनी होती है, वो एक प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपने PQRS करना है, मैनेज करना है इस सेंटेंस को, क्वेश्चन नंबर 21 को। अब क्वेश्चन नंबर 21 में जो है वो देखो सबसे पहले हमारा द एरोमा ऑफ फ्रेशली फ्रेशली, देखो मॉर्निंग एट ग्रैंडफादर, पहले आप ये पढ़ो, उसके बाद ये चीजें देखो आप, ठीक है। द एरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द चिकन, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। आर क्यू, उसके बाद आएगा आपका
किचन, इट रिमाइंडेड हर ऑफ मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंडमदर्स हाउस। ये जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे PQRS वाले दोस्तों आपको इंग्लिश जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी उसी से जो है वो आपको समझ आ जाती है। अब बोलता है कि हिज perspicacious observations would have revealed insights that had previously gone unnoticed। आपने इसमें से एरर देखना है, ठीक है, आपने एरर ढूंढना है। देखो यार, परपेशियस जो है वो इसका गलत है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब आप बताओगे कि भाई इसका आंसर क्यों है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि परपिकाशियस, ठीक है, परस्पिकाशियस क्या होता है कि वो ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड। इस तरह की सेंटेंसेस में ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको सेंटेंस बताया इसके साथ जो है वो यूज नहीं किया जाता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने डायरेक्ट से लेकर इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो बदलना है। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, he said that he was going to the market then, he said that he was going to the market now, he said that now। देखो यार, now तो फिर वही सेंटेंस आ गया ना, सेम रिपीट हो रहा है। अब ऑप्शन ए और डी में से देख लो कौन हो सकता है। he said that I was going to the market, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है ना यार, ये सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ही की जगह जो है वो ये नाउन यहाँ पे चेंज हो जाता है आपका, ठीक है, प्रोनाउन में। तो he was going to the market, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, we dash have locked the gate, the dog wouldn't have got out। देखो यार, अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में परफेक्ट ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हमने इफ वी वुड हैव लॉक द गेट, अगर हमने गेट लॉक किया था तो कुत्ता अंदर नहीं जा सकता था, ठीक है, तो वुड, तो ये आ गया वुड नॉट, ठीक है, अगर हमने किया होता तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है आपका। सुधा इज स्टडिंग इन कनाडा, आपने फिल इन द ब्लैंक करनी है। डैश डैश यूनिवर्सिटी फर्दर, तो सुधा इज इन्वेस्टिंग इन, देखो कैनेडियंस, कैनेडियन के साथ एन नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें हम ए ही लगा सकते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन ए कैनेडियन यूनिवर्सिटी इट विल टेक हर एन आवर फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट, तो 1 घंटा लगेगा उसको एयरपोर्ट में पहुंचने में। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे पैराग्राफ है 26, 3 क्वेश्चन है आपके पैराग्राफ पे। सबसे पहले बोलता है कि पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक क्या होता है दोस्तों, बोलता है ये एक ऐसा इस तरह का जो है वो एक आसान काम होता है, इसे आप काइंड ऑफ आसान काम बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैसाइल टास्क। ये एक बहुत ही जो है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, जो इजी होता है, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड इन द अबव पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में ही शी इट क्या यूज हुआ है। देखो यार, अगर हम यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़े ना, मैंने सेंटेंस पढ़ लिया है, दैट्स व्हाई मैं आप जल्दी जल्दी अब यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो किसी तरह का जो है वो शी यहाँ पे हमारे सेंटेंस में कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। इट वाज वेरी एंड वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इनमें से होमोफिन और होमोफोन और हेमोनिम क्या है। देखो यार, होमोफोन या होमोनिम का मतलब ये होता है कि वर्ड तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्ड होते हैं, बट मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। अब बैग्स, बैग्स का कोई होमोनिम नहीं है, अक्रॉस का भी नहीं है। हियर का HEAR, ठीक है, HERE हियर मतलब यहाँ, HEAR सुनना और HERE हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोलता है कि आपने पंक्चुएशन इसकी ठीक करनी है। 29 सॉरी। जाया सेट देवर, देखो यार यहाँ पे कामा लगा है और एक कामा, यहाँ पे एक कामा कभी नहीं हो सकता किसी भी, जब आप इस चीज को यहाँ पे, और इस कामे को कहीं बंद नहीं किया, ये गलत है। उसके बाद ये देखो बीच में कैपिटल लेटर है, ये भी गलत है आपका। उसके बाद है आपका ऑप्शन सी जो है वो ये आपका राइट आंसर है। और ऑप्शन डी में गलती क्या है कि यहाँ पे एक कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा, और उसके बाद इसको यहीं पे एंड किया है, लेकिन इसको डबल कॉमास में नहीं लाया है, ठीक है, हाइफन में नहीं लाया, सॉरी डबल कॉमा में नहीं लाया। अब सिनोनिम क्या, नीचे का आपको बताना है कि गैलेंट, गैलेंट क्या होता है, वेलिएंट कवार्ड होता है, या फिर क्रेमन होता है, टिमिड होता है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। यार गैलेंट का मतलब होता है कि भाई बहादुर, ब्रेव। जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स या ऑफिसर्स होते हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। गैलेंट मतलब बहादुरी के अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ए इज द राइट आंसर गैलेंट का। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइडियो सिंक्रेंसी, ठीक है, सिंक्रेसी ऑडियो सिंक्रेसी जो है वो इसका एंटोनियम क्या है? ठीक है, इसका एंटोनियम क्या है? देखो यार, ऑडियो सिक्रेसी जो होती है आपकी 31 क्वेश्चन नंबर, बोलता है कि ये एक अलग ही तरीके का यूनिक वे ऑफ बिहेविंग पीपल, लोगों को बिहेव करने का एक अलग ही और यूनिक तरीका। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन आइडियोसिंक्रेटिक कन्फॉर्मिटी। तो ये हो जाता है आपका आंसर, यहाँ पे कन्फॉर्मिटी हो जाता है आपका आंसर। तो ये क्या करता है कि एक इस्टेब्लिश नॉर्म्स को फॉलो करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मिटी बोलते हैं। और आइडियोसिक्रेसी बोलते हैं यूनिक वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है, बिहेव करने का लोगों के साथ अलग ही तरीके का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। तो 32 में क्या है कि भाई बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि नैरोली समथिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, क्वेश्चन नंबर 32। तो नैरोली अवॉइडिंग समथिंग, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी चीज को नैरोली जो है वो अवॉइड करने को बोलते हैं। 33 होता है शी स्टूड द विंडो लास्ट इन हर फॉर हर फ्यूचर प्लान। तो शी स्टूड बिसाइड्स द विंडो, बिसाइड हमेशा यूज होता है दोस्तों। एंड लास्ट इन थॉट ऑफ बिसाइड अबाउट हर फ्यूचर प्लान। The team worked tirelessly despite the guidance of their coach to need their improved performance. तो भाई ये आएगा कि टीम ने बहुत ही जबरदस्त काम किया अंडर द गाइडेंस ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है, और टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द चैलेंजिंग सीजन। ड्यूरिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दे आर ऑर्गेनाइजिंग फेयर। अब आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बोलता है कि एसयू में क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका एक्टिव वॉइस में होता है। तो आपने क्या काम करना होता है? और ऑब्जेक्ट होता है, आपने ऑब्जेक्ट को इधर लाना होता है, फिर इस तरह से जो है वो आपका सेंटेंस यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने क्या काम करना है? ए फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड नेक्स्ट वीक। तो ये तो नहीं होगा भाई, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक। तो ठीक है, वो उनसे जो है वो ऑर्गेनाइज हो ही जा रही है। सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फेयरवेल जो है वो उनसे ऑर्गेनाइज होने जा रही है। उसके बाद है आपका रॉन्ग नंबर, आपने सीरीज में देखना है। यहाँ पे देखो 336 है सीरीज, 272 है, उसके बाद है आपका 321 है, 286 है, आपका 310 है और 294। अब यहाँ पे 336 और 336 और 272 के बीच में -64 है, और इन दोनों के बीच में दोस्तों कितना है? 49 है, प्लस 49 है, और इन दोनों के बीच में कितना है? -24 है, और इनके दोनों के बीच में -16 है। देखो प्लस माइनस, ये है माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या काम किया है कि हाँ, यहाँ पे जो है वो इसके बीच में गड़बड़ है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या काम किया? ये आ गया आपका 286, यहाँ पे ये आपका जो है वो गलत आंसर ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द नंबर सीरीज। लास्ट टर्म नंबर सीरीज की क्या होगी? 234, 170, 170। देखो ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा है ये छोटा है, इस तरह की सीरीज ये चल रही है। यहाँ पे जो है वो लास्ट टर्म आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी? तो इन्हीं का यूज करके, इन्हीं की सीरीज को यूज करके यहाँ पे हम क्वेश्चन को करते हैं। 117 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो बोलता है ये 234। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता है 351। 87.75 को जब प्लस 4 करते हो आप 75। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है ऑप्शन, यहाँ पे इसकी ऑप्शन के बीच में, तो ये इट हैज बीन कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। विल सी इट जब हम सेक्शन करेंगे रीजनिंग वाला। बिट्स एंड बाइट, तो एक बिट कितने बाइट के बराबर होती है? 8 बाइट्स के बराबर होती है। ठीक है, एक बाइट 8 बाइट्स, ये यहाँ पे जो है वो इन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, इट इज रॉन्ग एक्चुअली। एक बाइट होती है दोस्तों आपके कितने बराबर? 8 बिट्स के बराबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सीडैक जो है वो क्या है? आपको ने ये तो सबको पता है भाई, परम 8000 है। ठीक है, मेटा प्लेटफॉर्म जो है वो इसका प्रोडक्ट क्या है? भाई स्काइप भी नहीं है, एज्योर नहीं है, गिटहब भी नहीं है। ऑप्शन ए इज इंस्टाग्राम, बोलता है ये इन्हीं का है। ई कॉमर्स वेबसाइट बोलता है कौन सी नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। देखो आज से भी आप शॉपिंग करते हो, अमेजोन से भी करते हो, बुक माई शो से भी, लेकिन फेसबुक से आप कोई शॉपिंग नहीं करते। वो एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, वो आप ब्राउज करते हो। देखो यहाँ पे आपने मैच करना है जनरेशन के साथ, जेंस के साथ। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि आपको याद है कि वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको एमसीक्यूज में कराया, वैक्यूम ट्यूब लार्ज साइज और बहुत ज़्यादा कम पावर थी। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि सेकंड जनरेशन में आपकी जो है वो ट्रांजिस्टर्स वगैरह छोटे छोटे आए। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या आया कि आपका जो है वो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्किट आए, रिड्यूस साइज एंड पावर कंजप्शन आया। फोर्थ जनरेशन में आपका कितना आ गया? फोर्थ जनरेशन में आ गया आपका ऑप्शन वन, यूटिलाइज माइक्रो प्रोसेसर पर्सनल पीसीज। ठीक है, और ऑप्शन फिफ्थ जनरेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन फोर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसके बारे में इसको देख लीजिएगा। बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है? भाई डिवाइस ड्राइवर ये एक हार्डवेयर डिवाइस तो नहीं होती है। इट एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ओएस। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ये इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट बाय ट्रांसलेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, दैट ए डिवाइस कैन अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल क्या है? प्रिंटर ड्राइवर है, आपका डिस्प्ले ड्राइवर है, यूएसबी ड्राइवर है, और उस क्या है आपका कार्ड है, मदरबोर्ड ड्राइवर है, वगैरह वगैरह। अब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक वायरलेस माउस यूज कर रहा हूँ। अब वायरलेस माउस का जो स्पीकर है वो मैंने अपने पेन के साइड के पोर्ट्स यहाँ पे देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि द थिंग इज दैट, just a second, let me change the color of my pen now, this is enough, रेड वाला। तो मान लो डिवाइस ड्राइवर की मैं बात कर रहा था, मैं जिस माउस की यूज कर रहा हूँ, माउस का जो ड्राइवर है वो मैंने लैपटॉप की साइड पे जो पेरिफेरल्स है वहां पे लगा दिया है, और वहां पे ही जो है वो आपका जो डिवाइस ड्राइवर है, उस ड्राइवर की वजह से जो है वो मैं आप कंप्यूटर चला रहा हूँ और आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो ऑप्शन 2 एंड 4 आर द राइट आंसर। ये जो है वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बोलता है कि इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती है? यहाँ पे देखिए
वीडियो पैड, टच पैड, वीडियो कार्ड, टच पैड, वेबकैम और देखो वेबकैम आपका कंप्यूटर के ऊपर होता है, ये भी नहीं होता है। माइक्रोफोन माइक होती है। टच पैड जो है वो आपका पीसी का टच होता है। और वीडियो कार्ड यानी कि ग्राफिक कार्ड जो है वो आपकी इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस होती है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमें पिक्चर देखने के, जिसकी वजह से हम पिक्चर देख सकते हैं, जो हम फोटो देख सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, उसकी वजह से जो है वो, उसका हम ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, वीडियो कार्ड बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। उसके बाद है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। डीएमए कंट्रोलर इज ए फीचर विद इन द कंप्यूटर दैट, तो ये क्या काम करता है कि भाई ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफर द डाटा टू द मेन मेमोरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। उसके बाद बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इसके इनमें से, तो ऑप्शन ऑप्शन में से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन इज पाम ओएस। पाम ओएस जो है वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स भी आपका है, क्यूएस है, पीएक्स वॉक्स है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब आपने मैच करना है यहाँ पे ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 47 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिस्ट है एक कमांड और ये है शॉर्टकट। ठीक है, कमांड और शॉर्टकट बोलता है जब आप रिप्लेस करना होता है आपको, पेस्ट। देखो पेस्ट और कट की सबको आती है। थर्ड का किसके बराबर आएगा? थर्ड का आएगा पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी आ गया पेस्ट के लिए। और कट के लिए आ गया कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है आपका मैच करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, इनमें से क्या नहीं है इसमें। बोलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो प्राइमरी फीचर है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेसेस के काम आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी कुछ यहाँ पे पावर पॉइंट पीपीटी है और पीपीटी के यहाँ पे शॉर्टकट्स कुछ यूज किए गए हैं, बताया गया है। F5 का क्या होता है? F का मतलब होता है आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी, आपकी फुल स्क्रीन यहाँ पे दिखती है। शिफ्ट प्लस F5 बोलता है कि स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। उसके बाद होता है कि Alt प्लस F4 होता है। Alt प्लस F4 को हम क्या बोलते हैं? F5 को क्या बोलते हैं? ऑप्शन थर्ड का जो वो 3 होता है हमारा, प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। ESC क्या होता है कि एंड स्क्रीन होता है, एग्जिट स्क्रीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग MS पावर पॉइंट स्लाइड। अच्छा, ये जो MS पावर पॉइंट होता है ना दोस्तों, स्लाइड पावर पॉइंट के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका सी आंसर हो जाता है। बोलता है सी, बताए स्लाइड मास्टर के अंदर ही हम जो है वो स्लाइड्स को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन बोल रहा है कि जो गलत, जो ठीक नहीं है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 51, बोलता है कि इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। तो POP3 जो है वो आपकी सही है, बाकी आपकी सारी जो है वो गलत। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस है और सेंटेंस मैंने पढ़ लिया दोस्तों। मैं अब जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कवर करने की। व्हाई द इंडियन फ्रेंड प्लाइंड इनटू डिस्पेयर, तो बिकॉज he knew that he will be no he would not be happy ever again। तो भाई वो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 53, ऑथर्स इंटेंशन क्या होती है पैसेज में? टू कंट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर, बोलता है भाई अंग्रेज और कोई आदमी था तो वो घूम रहे थे, उसी को लेके एक स्टोरी है, कंट्रास्ट करने के लिए। ओके, ठीक है। तो कंटिन्यूएंट किस कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है इस यहाँ पे हमारे इसमें यहाँ पे बात की गई है, बात की गई है हमारी यूरोप की। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बट इन इंग्लिश मैन केम आउट इम्प्लाई?
तो इसका मतलब क्या था, बट इन द मी इन इंग्लिश मैन 55, क्वेश्चन नंबर 55 का बताओ जरा मेरे को। तो ऑप्शन 55 का जो है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर। ओके, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बकअप। बकअप का मतलब क्या होता है, बकअप का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे 56 में क्या बोल रहा है, चीयर अप, ठीक है, चीयर अप। बकअप का मतलब होता है चीयर अप। चीयर अप क्या करना, करेज करना, इनकरेज, इनकरेज हौसला अफजाई देना, हौसला अफजाई करना दूसरे की, ठीक है। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था कहाँ से, चंपारण से, ये सबको पता है। भाई कौन सा ट्राइब्स इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन है, देखो गद्दी जो है वो गद्दी ट्राइब नुमेरिक हर्ड्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में नुमेरिक हर्डर्स हैं। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है आपका, बोलता है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के है और कहाँ पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हाइड स्कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में ही और कहाँ पे है, किश्तवाड़ में। ओके, which one of the following states of India does not have a common border with Myanmar। तो म्यांमार का सिर्फ आसाम के साथ जो है वो कॉमन बॉर्डर नहीं है दोस्तों, बाकी सबके साथ जो है वो कॉमन शेयर करता है। वो नेम ऑफ कोस्ट, साहिल के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो साहिल है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि नेपाल, भूटान और चाइना के साथ किस स्टेट की जो है वो बाउंड्री बनती है, तो यहाँ पे सिक्किम जो है वो सबके सराउंडिंग में थोड़ा बहुत दिखता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following lakes of India is located in Jammu and Kashmir। तो ये है आपकी अंचार लेक, अंचार लेक याद रखिएगा, श्रीनगर में है ये। जोजिला पास आपका कनेक्ट करता है लेह को किसके साथ, श्रीनगर के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कशीदा ये ट्राइब की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, भाई सीधी की सीधी 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 दिखाई हुई देती बात है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस इनमें से कौन सा नहीं है, तो डांगी जो है वो ये नहीं है। आई थिंक इट इज अ डांस ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात का है शायद, आई थिंक सो। द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई यहाँ पे प्रिंसिपल लैंग्वेज कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये आपका मोनपा जो है वो आपकी, उर्दू भी है, गोजरी भी है और कौशुर भी है, लेकिन मोनपा नहीं है। डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कौन सी है आपकी, तो ये है आपकी मानसबल लेक, मानसबल लेक। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब एग्जिस्टेंस में आई थी, 31/10/2019 में आई थी। डैश डैश इज द कोल्डेस्ट, तो द्रास इन करगिल इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है दोस्तों, अटल टनल है। अटल टनल कहाँ पे हुआ अभी, ये हमारा हिमाचल, मनाली, सॉरी मनाली, मनाली टू लेह का जो है वो ये टनल बना है और सबसे लॉन्गेस्ट टनल बना है। जम्मू एंड कश्मीर के कौन से टाउन को एप्पल टाउन कहा जाता है, कौन से टाउन को एप्पल टाउन कहा जाता है, सोपूर को एप्पल टाउन कहा जाता है। कौन से रूलर ने जम्मू एंड कश्मीर को, नहीं कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ बताया, वो थे आपके जहांगीर। नेचुरल नंबर्स जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं आपके, उनको हम क्या बोलते हैं, वो आपके होल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। दो नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट है 64 के बराबर, बोलता है उनकी वैल्यू जो है वो p प्लस, नीचे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो नहीं हो सकती है उनकी वैल्यू, देखो p प्लस p इंटू 64 दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, p इंटू क्यू किसके बराबर हो सकता है, 1 इंटू 62 के बराबर होता है, 2 इंटू 32 के बराबर हो सकता है, ठीक है, 4 इंटू 16 के बराबर हो सकता है,
उसके बाद 8 इंटू 8 के बराबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है किसके बराबर, 8 इंटू 8 के बराबर हो सकता है, ठीक है। 64, 30, 20 और 16। तो इस तरह से जो है वो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 62 आ गया, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 46, उसके बाद आ गया 40, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 64 आ गया, 34 आ गया, 20 आ गया और 16 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 35 इज द राइट आंसर। एक स्कूल में जो है वो बच्चे कुछ मैच खेलते हैं जिसमें 40% फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं और 18 जो है वो कोई भी नहीं खेलते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब n ऑफ a किसके बराबर है हमारा, 40% के बराबर। n ऑफ b किसके बराबर है हमारा, 50% के बराबर, ठीक है। और ये आ गया हमारा इसके बारे में। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, बोलता है कि 18 स्टूडेंट जो है वो कोई भी नहीं खेलते, तो यूनियन हमें निकालना है ना। तो 100 माइनस 18 कितना होता है, 100 माइनस 18 होता है आपका किसके बराबर, 82 के बराबर। तो 82 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है, 40 है, प्लस 50 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा मेरा 18, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 82, ठीक है। तो अब इस 92 को, सॉरी ये 18 क्या हो गया मुझे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे है, यही तो हमको निकालना है। 82 90 माइनस 82 इसको हमने इधर लाया, विच इज इक्वल टू 8 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो 20% ऑफ 20 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 300, ठीक है। ये और ये हो जाएगा कैंसल, और ये दो और ये दो हो जाएंगे कैंसल, और 2 2 5 2 10, 1 अपॉन 5 इंटू 25, 1 अपॉन 5 इंटू 25 इंटू 3, 75 अपॉन 5, तो 15 7 जार 75। तो ये हमने फाइनली जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का फुल पेपर सॉल्व कर लिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया होगा। इसी तरह से हमारे प्यार बरसाते रहें, हमारी सपोर्ट करते रहें दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ में मैं रुखसत हो जाना चाहूँगा। मुझे अभी के लिए दीजिए फिलहाल इजाज़त। खुदा हाफिज।